हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण। तो ये हमारे पास अनेकों अम्ल हैं और अनेकों क्षार हैं, इनसे कौन सा लवण का निर्माण होता है इसे जान लेते हैं। जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है। अब ये अभिक्रिया कैसे करती है तो हमने पिछले दिन समझाया भी था। जैसे H2SO4 है ना, ये H2SO4 कर लेंगे अलग अलग, फिर उसके बाद KOH है, K है, उसके बाद OH है। अभिक्रिया कराने के लिए मैंने बताया था कि इस तरह से अभिक्रिया कराई जाती है। क्रॉस देख रहे हो ना, कि किसके साथ अभिक्रिया करेगा? SO4 के साथ। तो जब पोटेशियम SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो यही निर्माण करता है पोटेशियम सल्फेट का, और ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है? जल का। इस प्रकार से पोटेशियम सल्फेट और जल, जल तो सब में कॉमन है, इसलिए मैंने इस जल को क्या किया? हटा दिया। तो याद रखना है, जब भी रिएक्शन में कभी पूछ दिया जाएगा या शब्द के अनुसार भी पूछा जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर या अभिक्रिया कराने पर किसका निर्माण होता है, तो हम क्या कहेंगे? पोटेशियम सल्फेट। इस तरह से सूत्र लिखकर और आपस में रिएक्शन करा के जांच कर लेंगे कि कौन सा नया पदार्थ बना। फिर उसी प्रकार H2SO4 को NaOH से अभिक्रिया कराने पर सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। सेम जैसे मैंने H2SO4 को लिखा, ये H2RSO4 आपस में NaOH है ना, ये आपस में Na किसके साथ संयोग कर लेगा? SO4 के साथ, और ये आपस में इस तरह से, तो Na2SO4 और हमारा हो गया प्लस H2O। तो H2O तो जल हो गया, जो जल हमने सब में क्या किया है? हटा दिया है। तो इस तरह से याद रखना है कि हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है। फिर आगे हाइड्रोजन सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। हाइड्रोजन सल्फेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करता है। हाइड्रोजन सल्फेट कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके, ये कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या करता है? कॉपर सल्फेट का ही निर्माण करता है। HCl अभिक्रिया करके NaOH से NaCl का निर्माण करता है, इसके साथ जल का निर्माण करता है, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। HCl फिर NH4OH से अभिक्रिया करके अमोनिया क्लोराइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। यही हमारा होता है सोडा, जिसको हम लोग धोवन सोडा भी बोलते हैं। उसके बाद H2CO3 NaOH से अभिक्रिया करके NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का भी निर्माण करता है, जो खाने वाला सोडा जिसे हम बोलते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, यह NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। HNO3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो सभी जो लवण है, लवण उदासीन तो होते हैं, लेकिन अब सभी उदासीन होने का मतलब यह नहीं हो गया कि सब लवण जो है 7 pH के वैल्यू के बराबर होंगे। तो जो पूर्णतः उदासीन होते हैं, जैसे NaCl हम लोगों ने पढ़ा, सोडियम क्लोराइड देख रहे हो ना, ये पूर्णतः उदासीन होते हैं। उसके बाद HNO3 और KOH मिलाया जाता है तो KNO3 पूर्णतः उदासीन होता है। तो इन दोनों का pH मान 7 के बराबर होता है लवण में। बाकी अलग अलग लवण का pH मान 7 से कहीं घट जाता है, कुछ नीचे आ जाता है तो कुछ 7 से ऊपर हो जाता है। पूर्ण रूपेण उदासीन रूप में दो ही लवण होते हैं, कौन? NaCl और KNO3। इनका pH वैल्यू पूर्णतः 7 के बराबर होता है, बाकी के 7 से कम
या फिर 7 से अधिक होते हैं। तो लवण का गुण रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह अम्लीय या क्षारीय का संकेत करता है जब पूर्णतः 7 के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार हम आगे भी जानेंगे। कभी कोई सवाल आएगा तो पूछा जाएगा, जवाब दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लवण परिवार में हम क्या कर रहा है, पहले नंबर में पढ़ चुके साधारण नमक, दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सेंधा नमक। इसी को हिमालयी पिंक साल्ट भी कहा जाता है। तो कहा जाता है नमक की जो सबसे उत्तम कोटि होती है, बेहतर क्वालिटी का, उसी को क्या कहा जाता है, सेंधा नमक कहा जाता है। इसकी खासियत होती है कि इसमें 50% NaCl और 15% अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं वो मौजूद होते हैं। अक्सर यह हिमालय में मिलने वाले जो पिंक गुलाबी पत्थर होता है उसी को पीस कर तैयार किया जाता है सेंधा नमक। कहा जाता है सेंधा नमक को जो तैयार किया जाता है इसे किसी रिफाइन या फिल्टर यानी मशीनीकरण प्रक्रिया में नहीं डाला जाता है, क्योंकि मशीनीकरण प्रक्रिया में कोई भी पदार्थ जैसे डालते हैं तो उसका बहुत सारा उपयुक्त पोषक तत्व जल कर नष्ट हो जाता है। साधारण नमक को भी मैंने बताया था फिल्टराइज किया जाता है तब शुद्ध होता है, लेकिन इस नमक को फिल्टराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं फिल्टराइज करने का परिणाम यह होता है कि इसमें जो भी खनिज पदार्थ है वह सब मौजूद बरकरार रह जाता है। लिखे हैं यह रॉक साल्ट या पहाड़ी नमक भी कहलाता है। इसे रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें तमाम खनिज पदार्थ बरकरार मौजूद रह जाते हैं। उपयोग एवं महत्व। सेंधा नमक का बड़े पैमाने पर उपयोग अक्सर महिलाएं व्रत रखने में करती है। कहा जाता है यह नमक बहुत ही पवित्र अर्थात प्योर माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। इसीलिए छठ जैसे महापर्व में देखोगे कि अलग से जब जिस दिन से पर्व स्टार्ट होता है कदवा भात, उसी दिन से महिलाएं घर वाला नमक यूज नहीं करती है, ये दुकान से सेंधा नमक बनवा के यूज करती है। ये थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन इसी का उपयोग किया जाता है व्रत में। इसके कुछ हमारे स्वास्थ्य संबंधी भी फायदे हैं। ये नमक पाचन संबंधी समस्या को भी, जैसे पेट में अनपच हुआ, किसी भी तरह की परेशानी, ये नहीं होने देता है। पेट में दर्द, सीने में जलन इत्यादि को काफ़ी रोकथाम करने में सहायक होता है। इसमें खनिज और विटामिन भरपूर होते हैं। अभी हम बताए भी कि जब खनिज और पदार्थ इसमें नष्ट ही नहीं होता है तो भरपूर रूप में इसमें मौजूदगी रहती है। ये इसके फायदे हैं। उसके बाद काला नमक, हम लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे अक्सर सलाद में काला नमक का इस्तेमाल करते हैं। ये काला नमक क्या होता है, तो इसमें जो कालापन दिखता है वह कालापन वास्तव में अशुद्धियाँ हैं। किसका अशुद्धियाँ हैं, MgCl2 का। तो ऐसे नमक जिसमें अशुद्धि के रूप में MgCl2 मौजूद रहता है और जिसे ज़मीन से खोद कर भी तैयार किया जाता है, या इसे भी कहा जाता है कि काले पत्थर से तोड़ कर निकाला जाता है पहाड़ी क्षेत्र से, इसी नमक को कहा जाता है काला नमक। और ये काला नमक जब इसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, जब चट्टान में रहता है तो प्योर काला दिखता है, लेकिन जब फोड़ते हैं तो हल्का लाल भूरे रंग का यह दिखाई देता है। ये हो गया काला नमक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन युक्त नमक। क्वेश्चन बनाओ नया। नमक किसे कहते हैं और भोजन में आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दिया जाता है। तो साधारण नमक हम लोग पढ़े हैं ना, जब साधारण नमक में आयोडीन की मात्रा मिला दिया जाता है। आयोडीन एक पोषक तत्व है, लिखे हैं पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड KiO3 या Ki की हल्की मात्रा मिला दी जाती है तो ऐसे नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि से एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन का स्राव होता है। और यह स्राव तब होता है जब हमारे शरीर को आयोडीन नामक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते रहती है। जिस दिन आयोडीन की मात्रा मिलना बंद हो जाएगा तो हमारे गले में मौजूद जो ग्रंथि है उससे कहा जाता है विशिष्ट हार्मोन का स्राव होना बंद हो जाता है। बंद होने के बाद एक गले में सूजन बन जाता है, जिससे कि मांस की थैली जैसी लटक जाती है, जो पुराने ज़माने में अक्सर देखते होंगे लोगों को, गले में एक मांस का जत्था मिलता था, जिसको कहा जाता है घेंगा या ग्वाइटर रोग। तो ये ग्वाइटर रोग
आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। जब हम लोग नमक में आयोडीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो ग्वाइटर रोग होने की संभावना 100% रहेगा। लेकिन आज के साधारण नमक में आयोडीन मिला दिया जाता है, जिसके कारण आज की वर्तमान पीढ़ी में घेंघा रोग बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के अधिकांश लोगों में, हर गांव में कुछ ना कुछ लोगों को देखने के लिए मिलता था घेंघा रोग। तो वही लिखाया है कि आयोडीन युक्त नमक जब हम भोजन में उपयोग करते हैं तो हमें ग्वाइटर रोग से छुटकारा मिल जाता है। घेंघा रोग से क्या मिल जाता है? छुटकारा। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि ये आयोडीन बहुत ही हमारे पोषक में महत्वपूर्ण तत्व है। इससे हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। जब कोई भी माता गर्भवती स्त्री प्रारंभ से ही कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक सेवन करती है तो उसके कोख में या गर्भ में पल रहे संतान का मस्तिष्क जो होता है तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। या फिर जो बच्चे भोजन में संयोग कर रहे हैं आयोडीन युक्त नमक का तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। साथ ही साथ वह बहुत ही कम समय से ही बोलना शुरू कर देता है। वाक शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा होता है, फराटेदार। बहुत सारे बच्चे को देखोगे बचपन से ही बहुत ज़्यादा टर टर करता है, मतलब खूब बोलता है। वह बहुत तेज है। और वह तेज क्यों है? क्योंकि उसमें आयोडीन की भरपूरता आती है। आयोडीन जो है हमारा एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी मस्तिष्क को, बुद्धि को भी तीक्ष्ण करता है, वाक शक्ति को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ हमें यह घेंघा नामक रोग से भी बचाता है। इसीलिए सलाह दिया जाता है कि जब भी हम लोग उपयोग करें तो किस नमक का उपयोग करें? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल से हमारा स्वास्थ्य तो बेहतर रहता ही है, साथ ही साथ हमारे बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में भी आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने की विधि, यानी NaOH तैयार कैसे किया जाता है। जिस प्रोसेस में NaOH तैयार किया जाता है उसी प्रोसेस से क्लोरीन गैस भी प्राप्त किया जाता है और हाइड्रोजन गैस भी, यानी तीनों को प्राप्त करने के लिए एक ही विधि है। एक को तैयार करते हैं, दूसरा उसी के साथ उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए एक ही साथ हमने 3 प्रश्न बना दिया है कि NaOH बनाने की विधि, या क्लोरीन गैस प्राप्त करने की विधि, या हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने की विधि। तो इसके लिए क्या करते हैं? पहले NaCl, जब NaCl सोडियम क्लोराइड को जल में भिगो देते हैं। क्या करते हैं? जल में भिगो देते हैं, यानी जल में विलीन कर देते हैं और उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह अपघटित होकर NaOH और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस एक साथ तैयार करता है, जिसको रासायनिक अभिक्रिया में हम दिखा देते हैं। अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है और तीनों अलग अलग उत्पादों को अलग हमें एकत्रित कर लिया जाता है। इसके लिए एक रिएक्शन होगा, जैसे NaCl का जलीय विलयन हो जाएगा H2O, और जब इसमें विद्युत अपघटित किया जाए, विद्युत धारा दे दिया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो यही Cl2 किस पर प्राप्त हुआ? एनोड पर, और H2 कैथोड पर। ये रिएक्शन इसके साथ होना चाहिए, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, इसके साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस की भी प्राप्ति होती है। अब इसमें जो है हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विषय में जानते हैं, यह एक क्षार है। यह एक क्षार है जिसको कि साधारण नमक तैयार करने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को NaOH से अभिक्रिया कराते हैं, साधारण नमक तैयार हो जाता है। इससे प्राप्त क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों की उपयोगिता जानेंगे। हम सबसे पहले क्लोरीन की उपयोगिता जानते हैं कि क्लोरीन गैस का कहाँ उपयोग होता है। तो इसका उपयोग रोगाणुनाशक के, यानी कीटाणु को नष्ट करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसको जल की शुद्धिकरण में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगर कोई जल अशुद्ध है तो उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है तो जल में मौजूद कीटाणु क्या हो जाता है? विघटित होकर नष्ट हो जाता है और जल शुद्ध हो जाता है। विरंजक चूर्ण, यह भी ब्लीचिंग पाउडर नाम सुने होंगे।
ब्लीचिंग पाउडर जो कि गंदे स्थानों पर बैक्टीरिया को फैलने से बचाने के लिए छिड़काव किया जाता है। ये विरंजक चूर्ण भी क्लोरीन गैस के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। आगे हम लोग सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हम जान ही रहे हैं। HCl की प्राप्ति भी किसके माध्यम से की जाती है? क्लोरीन गैस के माध्यम से, क्योंकि इसमें दिख रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्लोरीन है ही मौजूदगी, तो क्लोरीन की सहायता से हमारा HCl भी प्राप्त होता है और ब्लीचिंग पाउडर भी प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग कागज उद्योग एवं कपड़ा उद्योग में किया जाता है। कहा जाता है क्लोरीन गैस के उपयोग से कागज और कपड़े में रंग को विरंजित करने में, हम लोग कागजों में भी तरह तरह का रंग देखते हैं। कापी का सफ़ेद रंग है, देखते हो शादी विवाह में सजाने वाला कागज पिंक आता है, ब्लैक आता है, गुलाबी आता है ना, तरह तरह के कलर। या कपड़े में भी जो रंग देखते हो, इस रंग का कलर फिक्स करने में हटे नहीं, इसके लिए हाइड्रोजन क्लोरीन गैस आवश्यक होता है। तो कपड़े और कागज उद्योग में रंग चढ़ाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग PVC एवं CFC बनाने में भी। तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसको तैयार करने में भी क्लोरीन गैस की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन गैस की उपयोगिता। तो हम लोग हाइड्रोजन गैस का उपयोग जानेंगे। इसका उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट बुझते ही हो, जो आसमान की ओर सीधा एकदम लंबवत आगे की ओर बढ़ता है, इसके ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। HCl के उत्पादन में तो हाइड्रोजन इसमें मौजूद है। इसके उत्पादन में किया जाता है अमोनिया है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु इसमें मौजूद। तो अमोनिया के भी निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा वनस्पति घी, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे से भी घी प्राप्त होता है। जैसे डालडा, नाम सुना था ना? डालडा कौन सा घी है? वनस्पति घी। और हम लोग ये गाय का भैंस का दूध से जो प्राप्त करते हैं, ये जंतु से प्राप्त होने वाला घी है। तो वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण क्रिया के उपरांत प्राप्त होता है। और इस हाइड्रोजनीकरण क्रिया हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराने से संपन्न होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि जिंक के द्वारा जस्तीकरण क्रिया कराई जाती है ना? तो उसी प्रकार हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजनीकरण क्रिया के उपरांत वनस्पति घी तैयार किया जाता है। तो इसमें किया जाता है खजूर के पौधे से, खजूर के पौधे से प्राप्त होता है। उसमें देखते होगे डालडा पर चित्र भी बनाया गया रहता है। NaOH का उपयोग, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग अभी 3 निर्माण पढ़े थे। NaCl में जब विद्युत NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किए थे तो 3 उत्पाद प्राप्त हुआ था, NaOH, Cl, H2। Cl का उपयोग हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग कर लिए, H2 गैस का, ये हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर लिए। अब NaOH का उपयोग, इसका उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने में, जब धातु पर देखते हो फिसलाहट के लिए ग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह पानी से धोने के बाद भी नहीं हटता है। तो ऐसी स्थिति में NaOH का प्रयोग किया जाता है, जो उसकी सफाई कर देता है। इसका उपयोग साबुन, अपमार्जक एवं कागज में भी किया जाता है। साबुन में किया जाता है शुद्धिकरण के लिए, अपमार्जक में किया जाता है, और कागज में भी किया जाता है। टिश्यू पेपर भी देखते हो, साफ सफाई के रूप में भी यूज किया जाता है। टिश्यू पेपर तो उसमें यूज किया जाता है NaOH का। इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर, यानी ऐसे रेशा जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, जैसे पैरासूट का रेशा हो गया, या जो फाइबर जो कि कभी पानी में भी सड़ता गलता नहीं, वर्तमान समय में अभी देखते होगे ऐसी रस्सियाँ उपलब्ध है, जो अब प्राकृतिक रेशा से तैयार रस्सियों का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों का नारियल का रस्सी आता था, जूट का रस्सी आता था, अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब एक फाइबर वाला देखते हो, वाइट कलर का, अलग अलग कलर का रेशा आता है, जो काफ़ी मजबूत भी होता है। ये सब कौन सा रेशा है? ये कृत्रिम रेशा। इसके इस्तेमाल में NaOH का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। ये वस्त्र, वैसा वस्त्र जैसे जाड़े के दिन में भी जाड़े के दिन में, बरसात के दिन में रेन कोट सब जो तैयार किया जाता है, वो सब NaOH से तैयार किया जाता है, उस कृत्रिम फाइबर से। इसका उपयोग बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में,
बॉक्साइट अयस्क से जब एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है शुद्धिकरण करने में। तो बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। हम लोग यह जब पढ़ेंगे आगे धातु का निष्कर्षण तो उसमें जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है।